जय हिंद दोस्तों। आइए तो दोस्तों आज हम पढ़ते हैं अनुबंधन का सिद्धांत या उसी का दूसरा नाम क्लास की अनुबंधन का सिद्धांत या फिर शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। दोस्तों ये जो अनुबंधन का सिद्धांत है अधिगम के सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। अधिगम के 10 सिद्धांत हैं, उन 10 सिद्धांतों में से ये पहला सिद्धांत है। ठीक है ना। अब बात करते हैं ये क्लास की अनुबंधन का सिद्धांत क्या कहलाता है। चलो तो इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम आपको बताएं कि अनुबंधन क्या है। सबसे पहले तो अनुबंधन का ये सिद्धांत है, तो सबसे पहले अनुबंधन क्या है। तो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध बनाना ही क्या कहलाता है, अनुबंधन। ठीक है ना। उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध बनाना क्या कहलाता है, अनुबंधन। अब बात करते हैं उद्दीपक क्या कहलाता है और अनुक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों जैसे आप वीडियो में अंत नीचे जाते जाओगे, अंत तक पहुंचोगे तो आपको ये सभी चीजें बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना। दोस्तों यदि इस सिद्धांत को बहुत अच्छे से आपको याद करना है, रटना है, तो वीडियो को पहले तो अंत तक आप लोग देखें। जैसे ही आप अंत तक पहुंचते जाओगे आपको प्रत्येक चीज क्लियर होती जाएगी, इसकी गारंटी है। ठीक है ना। तो अनुबंधन के बारे में हमने बताया कि अनुबंधन क्या है। उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध बनाना क्या कहलाता है, अनुबंधन। अब बात करते हैं अनुबंधन में दो चीजें हैं, एक और सिद्धांत है क्लास की या फिर शास्त्रीय। तो ये जो सिद्धांत है इसका दूसरा नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ये इसका मुख्य नाम है। अब शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत को इंग्लिश में बोलते हैं क्लास की अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है ना। इस सिद्धांत के लगभग 8 नाम हैं। ठीक है ना। और आठों नाम हम रटवाएंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है ना। और आप कभी नहीं भूलोगे, ये भी गारंटी है। ठीक है ना। तो अभी तो हमने केवल एक ही नाम बताया जिसका एक नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, तो उसी को इंग्लिश में कहते हैं तो क्लास की अनुबंधन का सिद्धांत। अब बात करते हैं यह सिद्धांत किसने दिया है या इस सिद्धांत के जनक कौन है। तो इस सिद्धांत के जनक हैं इवान पेत्रोविच पावलोव। इन्होंने 1904 में यह सिद्धांत दिया था। अब बात करते हैं जो पावलोव हैं इन्हें और किस नाम से हम जानते हैं। ठीक है ना। पावलोव को और हम किस नाम से जानते हैं, तो हम उसको बात करते हैं। तो पावलोव को अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन आ चुका है, ये सीटेट में क्वेश्चन आया था कि अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहते हैं, पावलोव को। ये इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। किसको, पावलोव को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। और ये अनुबंधन के क्या कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं। अब बात करते हैं इस सिद्धांत के अन्य नाम। अन्य नामों में जैसे कि हमने आप लोग को बताया कि इस सिद्धांत से संबंधित इसके लगभग 8 से 10 नाम हैं। ये सभी नाम हम आप लोग को रटवाएंगे। जैसे अन्य नामों में हमने बात की, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी इस सिद्धांत को कहते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं या व्यवहारवादी सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम हैं। तो इन सभी नामों को हम बिल्कुल बहुत ही आसानी से याद करवा देंगे। पहले हम आप लोग को सिद्धांत पढ़ा दें और ये नाम गारंटी है कि आपको ये भी याद होंगे। अब बात करते हैं प्रयोग। तो आप लोग को क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन ऐसा आया था कि पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में किस पर प्रयोग किया था, अनुबंधन का प्रयोग किस पर किया था। तो पावलोव ने जो प्रयोग किया था वो किस पर किया था, कुत्ते पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया था, कुत्ते पर। अब बात करते हैं पावलोव के क्लास के अनुबंधन के सिद्धांत की। पहले तो आप लोग पूरी कहानी सुन लें कि ये कहानी क्या है। जैसे कि हम बात करते हैं, सबसे पहले तो हमें पावलोव के सिद्धांत की क्या सुनाना है आपको, कहानी। तो आइए शुरुआत करते हैं उस कहानी को। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये कुत्ता है, जो ये कुत्ता बंधा हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये रस्सी से एक बंधा हुआ कुत्ता है। अब कुत्ता ये बंधा हुआ है, ऊपर आप देख पा रहे हो ये घंटी भी है। ये पावलोव जी बैठे हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिक पावलोव। फिर उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर भोजन रखने के लिए एक अलग से सिस्टम रखा हुआ है। अब बात करते हैं इस पूरे सिद्धांत को होता क्या है, इस सिद्धांत की विशेषता क्या है। हम सबसे पहले तो इसी पर ध्यान देते हैं। तो कुत्ता, ये इन्होंने एक कुत्ते को बांधा। कुत्ते के सामने भोजन जैसे ही रखते हैं तो कुत्ते को क्या आती है, लार। ये एक स्वाभाविक सी बात है कि कुत्ते के सामने भोजन जैसे ही आप रखोगे तो उसके मुंह में क्या आ जाएगी, लार। ये एक स्वाभाविक सी बात है और ये प्राकृतिक बात है। ठीक है ना। अब लेकिन पावलोव कुछ और करवाना चाहते थे। उसका जो लार का संबंध है वह भोजन से ना ना होकर वो चाहते थे कि घंटी बजने पर लार आए।
तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले आप लोग को जो कहानी सुना रहे हैं इसको महत्वपूर्ण बहुत अच्छे से सुनना है, ठीक है ना। अब पावलाव क्या करते थे, जब पहले वो भोजन रखते थे और उसे मुंह में लार आ जाती थी, अब पावलाव क्या करते हैं, पावलाव डेली इसे भोजन रखते हैं, दूर रखते हैं, भोजन को कहाँ रखते हैं, दूर। कुत्ते के मुंह में लार आती है लेकिन पावलाव जी भोजन उसे नहीं देते हैं। फिर क्या करते हैं, उसके 15-20 मिनट बाद पावलाव क्या बजाते हैं, घंटी, और घंटी के जस्ट बाद क्या दे देते हैं, भोजन, ठीक है ना। और यह प्रक्रिया लगभग उन्होंने 3 से 4 माह रेगुलर यही प्रक्रिया की कि डेली वह पहले भोजन रखते थे, भोजन रखने के कुछ समय बाद वो घंटी बजा देते, जैसी घंटी बजाए उसके जस्ट बाद क्या दे देते, भोजन कुत्ते को दे देते थे। अतः कुत्ते को ये लगने लगा कि भोजन हमारे सामने भले ही रख दिया जाता है लेकिन भोजन हमें नहीं मिलता है, भोजन तो हमें कब मिलता है, जब घंटी बजती है। तो अगली बार से कुछ समय बाद है, कुत्ते को ये हुआ कि भोजन सामने रखा गया, बहुत ज्यादा सुगंध आ रही थी लेकिन कुत्ते को लार नहीं आती है। फिर जैसी घंटी बजाते हैं वो कुत्ते को लार आ जाती है, और अचानक से जैसी वो लार जो आ जाती है तो यही एक प्रकार का क्या कहलाता है, अनुबंधन। क्या कहलाता है, अनुबंधन। क्यों कहा अनुबंधन है, क्योंकि घंटी बजने पर तो कुत्ते को कभी लार आती ही नहीं है, लेकिन पावलाव ने क्या सिद्ध करके रख दिया, उन्होंने ये सिद्ध किया कि अनुबंधन कर दिया, घंटी से भी क्या बना दिया, कुत्ते की लार का अनुबंधन कर दिया। तो अब जब भी घंटी बजती है तब कुत्ते को क्या आ जाती है, लार, भोजन रखा हो अथवा नहीं रखा हो, ठीक है ना। तो आपने ये संपूर्ण कहानी सुन ली है, ठीक है ना। बस इतनी सी ही इसकी कहानी थी। अब चलते हैं अपन इससे संबंधित अन्य क्वेश्चनों पे। क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, तो सबसे पहले तो हम आप लोग को एक चीज और बता दें, यहाँ पर जो भोजन था, भोजन को देखकर अगर कुत्ते को लार आती है तो यह भोजन जो है एक उद्दीपक है, और यह एक कैसा उद्दीपक होगा, स्वाभाविक उद्दीपक होगा, ठीक है ना। और यदि घंटी बजने पर लार आती है तो यह अनुबंधित उद्दीपक होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं इससे पूछे गए क्वेश्चन कैसे हैं, तो हम उन क्वेश्चनों की ओर ध्यान देते हैं और अपन आगे चलते हैं। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात, इन सिद्धांतों को, जैसे हमने कहा अधिगम के 10 सिद्धांत हैं और 10 सिद्धांतों में से यह जो कौन सा सिद्धांत है, पहला सिद्धांत है। अब बात करते हैं इन 10 सिद्धांतों को, जो अधिगम के 10 सिद्धांत हैं, अगर इन्हें आपको ट्रिक से याद करना हो और संक्षिप्त रूप में पढ़ना हो तो 10 के 10 सिद्धांत है, हमारे डिस्क्रिप्शन में एक नेक्स्ट वीडियो है उस पर देख लेना, या ऊपर आई बटन पे आप देख लेना, या लास्ट में आप लोग को एक वीडियो चलता हुआ दिखाई देगा, आप वहां पर क्लिक करना तो भी आप लोग को वह 10 सिद्धांत का ट्रिक से जिसमें याद कराया गया है वो भी आप लोग वीडियो देख सकते हैं। चलिए तो हम देखते हैं कि इस सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले तो पूछा गया था, पावलाव के सिद्धांत में स्वाभाविक उद्दीपक क्या होगा, तो स्वाभाविक उद्दीपक क्या होगा, भोजन, या फिर प्राकृतिक उद्दीपक क्या होगा, भोजन, और इसी को मनोवैज्ञानिक क्या बोलते हैं, अनानुबंधित उद्दीपक। ऐसा उद्दीपक जिसपे कोई भी अनुबंध नहीं लगा था, तो अनानुबंधित उद्दीपक भी क्या होगा, भोजन, ठीक है ना। इसे स्वाभाविक उद्दीपक क्यों कहते हैं, क्योंकि भोजन को देखकर कुत्ते को लार आना ये कैसी है, स्वाभाविक सी क्रिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अनानुबंधित अनुक्रिया या फिर स्वाभाविक अनुक्रिया या प्राकृतिक अनुक्रिया, इस पूरी कहानी में प्राकृतिक अनुक्रिया क्या थी, तो भोजन को देखकर लार आना यह कैसी है, स्वाभाविक अनुक्रिया है, और इसी को मनोवैज्ञानिकों की भाषा में क्या है, अनानुबंधित अनुक्रिया क्या है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, क्वेश्चन हम बात करते हैं नेक्स्ट है, जो सीटेट में एक और क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। अब बात करते हैं सीटेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुबंधित उद्दीपक पावलाव के सिद्धांत में क्या था, 4 विकल्प थे। तो सबसे पहले तो हम आप लोग को समझा दें अनुबंधित उद्दीपक क्या है। अनुबंधित वह उद्दीपक है जिसे पावलाव ने अलग से सिद्ध कर दिया था, जैसे कि आप देख पा रहे हो घंटी, घंटी कैसा उद्दीपक है, अनुबंधित उद्दीपक बन गया था। क्यों बन गया था, क्योंकि जैसे आप भोजन देखते हो, भोजन भी उद्दीपक था लेकिन वो कैसा था, स्वाभाविक उद्दीपक था, अनुबंधित नहीं था, वो कैसा था, अनानुबंधित, उस पर कोई बंध नहीं था। अब यहाँ पर ये जो घंटी है, घंटी बजने पर लार आना, यह एक प्रकार का अनुबंध है और इसीलिए इसे अनुबंधित उद्दीपक है, अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं, या फिर इसे अनुकूलित उद्दीपक भी कहेंगे, क्योंकि पावलाव ने अपने अनुसार अनुकूलित कर लिया था किसे, कुत्ते को, ठीक है ना।
तो अनुकूलित उद्दीपक या अनुबंधित उद्दीपक कौन कहलाएगा इस पूरे कहानी में? घंटी। ठीक है ना। अब बात करते हैं अनुकूलित अनुक्रिया या अनुबंधित अनुक्रिया क्या है। अनुकूलित अनुक्रिया या अनुबंधित अनुक्रिया क्या है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अनुबंधित अनुकूलित अनुक्रिया अनुकूलित अनुक्रिया या अनुबंधित अनुक्रिया क्या है? बिना भोजन के सिर्फ घंटी बजने पर लार आना यह एक प्रकार की कैसी अनुक्रिया है? अनुकूलित अनुक्रिया है। जैसा पावला चाहता था उसने अपने हिसाब से सिद्ध कर दिया और ऐसी अनुक्रिया क्या कहलाएगी? अनुकूलित अनुक्रिया। ठीक है ना। सिर्फ घंटी बजने पर लार आना कैसी अनुक्रिया है? अनुकूलित अनुक्रिया। अब बात करते हैं, हमारे पास एक और है जिसको हम कहते हैं विलोपीकरण या फिर विलीनीकरण। उसी का नाम है, विलोपीकरण कह दो या फिर विलीनीकरण। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, पावलोव के सिद्धांत में विलीनीकरण की क्रिया किसे कहते हैं? ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि विलीनीकरण क्या कहलाता है। जैसे कि होता क्या है कि बहुत दिन तक ऐसा चलता है कि पावलोव घंटी बजाते हैं फिर भोजन देते हैं, फिर कुछ समय बाद पावलोव ने क्या किया कि घंटी तो बजा दी लेकिन उन्हें कुत्ते को क्या नहीं दिया? भोजन। अब कुत्ते को लगने लगा यार पावलोव जी घंटी तो बजाते हैं लेकिन भोजन है नहीं देते हैं। तो कुछ समय बाद कुत्ते को लार आना भी क्या हो जाती है? बंद। और जब कुत्ते को घंटी बजने पर लार आना बंद हो गई तो उस क्रिया को कहा जाता है विलोपीकरण। ठीक है। आइए हम बुक्स की कुछ भाषा में लिखा है, घंटी बार बार बजाना लेकिन भोजन ना देना तो फिर अनुबंधन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और अनुबंधन खत्म होना ही क्या कहलाता है? विलोपीकरण। ठीक है ना। मतलब घंटी बजाने पर कुत्ते को लार नहीं आती है और ऐसी क्रिया को क्या कहा जाता है? विलोपीकरण या फिर विलीनीकरण। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वतः प्रकटीकरण क्या कहलाता है। आइए तो पहले हम बुक्स की भाषा में देखते हैं। विलोपीकरण हो जाने के बाद कुछ दिन बाद अचानक घंटी की आवाज सुनने पर अचानक लार का आना क्या कहलाता है? स्वतः प्रकटीकरण। अब देखते हैं इसे हम अपनी भाषा में। जैसे कि हम बात करते हैं कि कई दिनों तक अब कुत्ते को कभी ना तो घंटी बजाई जाती है ना घंटी बजाने के बाद भोजन दिया जाता है, अतः कुत्ता इन सब चीजों को भूल जाता है। डेली अब क्या होता है कि भोजन को रख दिया जाता है और कुत्ते को सीधा भोजन दे दिया जाता है, घंटी वगैरह से कोई संबंध था ही नहीं। लेकिन अचानक अचानक से कुछ समय बाद घंटी बजती है और घंटी की आवाज सुनते ही कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है, अतः इसे हम कहेंगे स्वतः प्रकटीकरण। क्योंकि हमने इस बार कुत्ते को अनुबंधित नहीं किया था, बस उसे अचानक लार आ गई और इसी को क्या कहा जाता है? स्वतः प्रकटीकरण। वैसे आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सा? सामान्यीकरण। अब बात करते हैं सामान्यीकरण क्या कहलाता है। तो हम बात करते हैं, पहले तो इनकी भाषा में देख रहे हैं, पावलोव की घंटी की जगह साइकिल की घंटी बजने पर लार आना। आइए इसे पहले तो हम अपनी भाषा में समझते हैं। जैसे कि डेली क्या होता था, पावलोव घंटी बजाते थे और उस घंटी को सुनकर कुत्ते को क्या आ जाती थी? लार। अब एक दिन क्या हुआ कि अचानक से साइकिल की घंटी बजी और कुत्ते ने समझा कि ये पावलोव की घंटी है और कुत्ते के मुंह में क्या आ गई? लार। तो ऐसी घटना को क्या कहा जाता है? सामान्यीकरण। मतलब पावलोव की घंटी के समान साइकिल की घंटी बजती है और कुत्ते के मुंह में क्या आ जाती है? लार। तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? सामान्यीकरण। नेक्स्ट देखते हैं हम विभेदीकरण। विभेदीकरण भी आपसे पूछा जाएगा कि विभेदीकरण क्या कहलाता है। तो हम बात करते हैं अन्य घंटी बजने पर लार निकलना बंद होना। अब बात करते हैं विभेदीकरण। तो ये तो बुक्स की भाषा थी, हम अपनी भाषा में बताते हैं क्या कहलाता है। ठीक है ना। तो क्या होता है, जिस दिन कुत्ता पावलोव की घंटी और साइकिल की घंटी में अंतर कर लेता है तो इस चीज को कहा जाता है विभेदीकरण। मतलब अब कुत्ते को समझ में आती है कि ये साइकिल की घंटी है और ये पावलोव की घंटी है, क्योंकि साइकिल की घंटी में भोजन नहीं मिलता है और जबकि पावलोव जो घंटी बजाते हैं उससे भोजन मिलता है। और जब ये ज्ञान कुत्ते को हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? विभेदीकरण। ठीक है ना। और इस हिसाब से दोस्तों ये संपूर्ण सिद्धांत है वो कंप्लीट होता है। कुछ इस तरह हम लास्ट में और भी आप लोग को इसको मिनी छोटा करके आप लोग को कंप्लीट पूरा एक ही में समझा देंगे। अब बात करते हैं
नेक्स्ट लिखा है अनुकूलित अनुबंधन सिद्धांत के शैक्षिक उपयोगिता। अब बात करते हैं कि आखिर इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या उपयोग है कैसा नहीं है। तो दोस्तों पहले तो आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण कि आपको सबसे पहले तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। और हाँ, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको आपको कमेंट भी करना है, ठीक है ना दोस्तों। अब बात करते हैं कि इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या उपयोग है क्या नहीं है, हम इसको देखते हैं। शैक्षिक उपयोग किसके? अनुकूलित अनुबंधन सिद्धांत के। नंबर एक क्या उपयोग है इसका, हम इसको पहले देखते हैं। क्या लिखा है? अनुबंधन द्वारा भय, प्रेम, घृणा आदि के भाव उत्पन्न किए जा सकते हैं। मतलब अनुबंधन द्वारा हम किसी भी व्यक्ति में भय उत्पन्न कर सकते हैं, प्रेम और घृणा आदि बहुत सारे भाव अनुबंधन द्वारा हम उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा लिखा है अध्ययन। अध्यापन प्रक्रिया में दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग द्वारा चीजें सिखाने में अनुबंधन सिद्धांत का उपयोग में लाया जा सकता है। क्या लिखा है कि दृश्य और श्रव्य सामग्री के प्रयोग द्वारा चीजें सिखाने में, ठीक है ना, काय का उपयोग कर सकते हैं हम? अनुबंधन को उपयोग में ला सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट लिखा है क्या है कि उचित आदतों, रुचियों, अभिवृत्तियों आदि के समुचित विकास में उपयोग में कौन सा सिद्धांत आ सकता है? अनुबंधन का सिद्धांत। चौथा देखते हैं भाषा को सीखने व सिखाने, विशेषकर वस्तुओं को नामबद्ध करने के लिए विशेष उपयोगी है। तो ये तो इसके चार क्या थे? उपयोग, इसके मतलब अनुबंधन सिद्धांत के शैक्षिक उपयोग। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो हमने सिद्धांत है ये कंप्लीट हो चुका है। इस सिद्धांत के आप लोग को क्या बना लेना है? नोट्स है। और इसमें जो महत्वपूर्ण है अपन उस पर और भी ध्यान दें। तो जैसे कि हम इसको छोटा करके देखते हैं तो ये कुछ जो आपको दिख रहा है स्वतः प्रकटीकरण, विलोपीकरण, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। तो दोस्तों इन सभी नियमों को आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। दोस्तों मैं नीतेश पटेल, लक्ष्य क्लासेस विथ नीतेश पटेल चैनल है मेरा। अब दोस्तों को आप लोग को चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।